अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। तो ये स्टडी एंड लाइफ इन कनाडा का सेकंड पार्ट है और पहली वीडियो में हमने कवर किया था कि स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उन्हें कैसे अवेल किया जा सकता है, फुली फंडेड बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप्स और एप्लीकेशन प्रोसेस यूनिवर्सिटीज़ में क्या है और इन जनरल यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी क्या है। अभी साथ भाई ज़रा बता दें कि कनाडा में जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, और एक अच्छा स्टूडेंट या जो ग्रेडिंग सिस्टम इन जनरल है वो कैसा है। सो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के डिफरेंट सिस्टम्स हैं, बट यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का परसेंटेज सिस्टम था। तो परसेंटेज सिस्टम के आई गेस प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। कॉन्स पहले बताऊंगा, प्रोज बाद में बताता हूँ। सही है भाई। कॉन्स ये हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम मुश्किल आया है, इफ़ यू हैव अ टफ एग्ज़ाम और पूरी क्लास का बुरा ग्रेड है, तो पूरी क्लास का ही बुरा ग्रेड है। लाइक हम्म। परसेंटेज पे अगर आपके 60 एवरेज है तो 60 ही आपका ग्रेड लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू हो जाता था, क्योंकि जब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो और आप फ्लूइड मशीनरी का कोई आपका मुश्किल तरीन किस्म का कोई कोर्स आ गया और आपको पता है कि यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर हाई, तो उसके अंदर आपका फिर वही ग्रेड है। तो हम्म। परसेंटेज सिस्टम का ये मुझे एक कौन लगा था, क्योंकि हम यूज टू थे ए लेवल ओ लेवल के, जिसके अंदर आपको कर्व कर देते थे कि जी अगर मुश्किल आया तो हम खुश हो रहे होते थे कि यार अगर मुश्किल आया तो सबका ही मुश्किल होगा, तो कर्व ऊपर चली जाएगी। तो आई थिंक उसका फिर जो ये कौन है कि ऊपर जो आपका ग्रेड होता है उसके अंदर ऊपर ग्रेड जाने का आपको पता होता है कि इफ इट्स गोइंग टू बी अ हार्ड एग्जाम देन यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। कर्व का ये होता है कि आप कर्व अप हो जाते हो, हम्म। और यही उसका फिर मैं प्रो भी यही बोलूंगा कि अगर बहुत ज्यादा आसान पेपर आ जाता है फॉर एग्जांपल, देन यू डोंट हैव टू वरी कि यार आई नीड टू स्कोर हाई इन दिस, कि मैं 90 प्लस मारूंगा तभी शायद मेरा ए बने, हम्म। मैं 95 प्लस मारूंगा तो तब ही मेरा शायद ए ग्रेड आए। आपको पता है कि यार मैंने 80 लेना है तो मेरा ए आ जाएगा, या जो भी वो उसकी ग्रेडिंग है। तो आसान पेपर में जब आप कर्व के अंदर होते हो तो उसके अंदर यू नो कि यार ये पेपर आसान है, सबका आसान है। तो अगर कर्व की एवरेज ही 90 पे बन रही है तो देयर इज नो वे, क्या मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हम्म। सिस्टम यूबीसी फॉलो करती है, परसेंटेज सिस्टम। तो ओवरऑल पर्सनली मेरा ख्याल है कि आई एंजॉयड इट, मतलब ठीक था। आप जो जितना आप पढ़ोगे, जितनी आप मेहनत करोगे, उतना आपका ग्रेड आएगा और वही ग्रेड विल स्टैंड। तो हम्म। फॉर मी इट वाज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। 3 क्रेडिट का एक कोर्स होता है, जिसके अंदर आपकी अगर लैब कंपोनेंट ऐड हो जाए तो वो फिर 6 क्रेडिट का बन जाता है। बट मोस्टली जो मैंने अपना एक सेमेस्टर मैं करता था, दैट वाज 36 क्रेडिट्स बेसिकली, सही से। जो और ये आपका। ज़रा बताइएगा कि फोकस जो सब्जेक्ट्स में फोकस है वो ज़्यादा थ्योरी पे होता है या थोड़ा प्रैक्टिस ओरिएंटेड भी है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारा पहला पहला जो साल था, दैट वाज कम्प्लीटली जेनेरिक। उसमें फाउंडेशन आप ये। एग्जैक्टली जनरल ईयर था, जिसमें आपने डिसाइड करना है कि जी आपकी स्पेशलिटी आपने क्या लेनी है। आपने मैन्युफैक्चरिंग लेनी है, आपने इलेक्ट्रिकल लेनी है, मैकेनिकल लेनी है, सिविल लेनी है। तो वो फर्स्ट ईयर के अंदर तो आपके जो कोर्सेज थे वो सारे जनरल थे, बट सेकेंड ईयर में आपने एक्चुअली फर्स्ट 2 इयर्स वर जनरल हमारे, और थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो था वो स्पेशलाइज था। तो जो फर्स्ट 2 इयर्स थे उसके अंदर आपका जनरल होता है सारा, और फिर आपको फोकस कराते हैं जिस आपकी जो भी आपकी फील्ड। तो थर्ड ईयर के अंदर, बल्कि सेकेंड ईयर में भी, बट थर्ड ईयर में मोस्टली फिर लैब कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर वो आपको प्रैक्टिकली आपको कहेंगे कि जी हम एक और सॉलिड वर्क्स पे आप एक इंजन का लैंडिंग गियर डिजाइन करके दो, ये हमारा एक प्रोजेक्ट था फॉर एग्जांपल, मतलब एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो इस तरह के डिफरेंट प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको वो कहते हैं कि इसको आप मॉडल भी करो, डिजाइन भी करो, और और इसमें आपकी टीम्स बना देंगे वो। तो वो करते ही हैं कि आपको 3 या 4 मैक्सिमम लोगों की एक टीम आपको कहेंगे कि जी बनाएं, आपका वो ग्रुप है, आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, एंड पे आपने प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर आपने सारी उसकी डेटा फाइंडिंग्स एनालिसिस हर चीज करके आपने उसको देना है, और उस पर आप फिर ग्रेड होंगे। तो वो चीज मुझे पसंद आई थी, क्योंकि शुरू में यार हम जब पाकिस्तान में होते हैं तो आई फील के इंजीनियरिंग और डॉक्टर तो वैसे ही हमें बड़ा किया जाता है, ठीक है, जो आई थिंक अब आहिस्ता आहिस्ता आई होप चेंज हो रहा हो। बट हमें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हम इंजीनियरिंग क्यों करें। एटलीस्ट मुझे नहीं पता था, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, कि हम इंजीनियरिंग क्यों करें। और यहाँ पे आके फिर ये
फर्क समझ आया कि आपको वो जो पहले 2 साल देते हैं वो आपको कहते हैं पहले समझो कि करना क्या है, लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू, आपका शौक क्या है, मैकेनिकल करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, सिविल करना है। तो दैट इज द ओवरऑल पिक्चर कि वो आपको प्रैक्टिकल चीजें भी कराते हैं। थर्ड ईयर में ज्यादा फोकस होता है, बट फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपके वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। सही सही, बेहतरीन बेहतरीन। साद भाई, अभी बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ की। बहुत ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, और ऑफ कैंपस या इन जनरल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सोशलाइज कैसे करते हैं? ओके, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का स्टार्ट से जब मैं ज्वाइन किया 2012 में, तो मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगी कि उनका एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं जंप स्टार्ट। जंप स्टार्ट जो प्रोग्राम है वो फोकस किया गया है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की तरफ। वो अच्छा। करते क्या है कि अगर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से लेट से क्लासेस आपकी स्टार्ट होनी है, तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में लैंड कर जाएंगे यूनिवर्सिटी के अच्छा। अंदर। और वो जो 2 वीक्स हैं बिफोर सितंबर स्टार्ट्स, क्योंकि सबके लिए कल्चर शॉक है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई गाना से आ रहा है, कोई केन्या से आ रहा है, कोई इंडिया से आ रहा है कि किधर आ गए हैं। तो वो 2 वीक्स जो है उसमें वो आपको एक तो सेंस ऑफ कल्चर, कम्युनिटी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सारी कम्युनिटी को इकट्ठा, कोई जितना भी 200-300 बंदा आता है वो इकट्ठा होगा, तो आपको आपकी पहले ही एक बनाना शुरू करते हैं, कम्युनिटी बनाना शुरू करते हैं। फिर आपके उन्होंने बैंक अकाउंट्स, आपके फोन, आपकी वो पूरा जो 2 वीक्स है उसके अंदर वो दे ट्राई टू मेक श्योर कि आप कंप्लीटली ऑन बोर्ड हो गए हैं कि जी फर्स्ट ईयर की क्लासेस मेरी स्टार्ट। आपकी बुक्स, लाइब्रेरी कार्ड, बस पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें उसको वो लोग पूरा करते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वहां से एक बहुत ही ज्यादा हमें फायदा हुआ था कि वो प्रोग्राम जो था 2 वीक्स का, उसने बहुत ज्यादा फायदा किया। फिर यूनिवर्सिटी स्टार्ट होती है तो यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेरे केस में मैंने देखा था कि पाकिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान स्टूडेंट एसोसिएशन नहीं है इन दैट यूनिवर्सिटी। तो me and some other friends were actually the founding members of Pakistan Student Association हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। वो हमने स्टार्ट की और फिर हमने जो साउथ एशियन स्टूडेंट एसोसिएशन थी, जो पूरे साउथ एशिया को देखती थी, उसके साथ लिंक अप करके हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स किए, डिफरेंट मतलब ईद और होली या इस तरह के इवेंट्स हमने जिस तरह होते हैं कम्युनिटीज को साथ लाने के लिए। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था फॉर मी पर्सनली। तो इस तरह की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह आप जिस तरीके से आप करना चाहते हैं आप उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चले जाएंगे। जी कोई बुक क्लब के अंदर चला गया कि हम हर हफ्ते एक बुक पढ़ेंगे या इस तरह कुछ। कोई कहता है कि जी मुझे डिबेट्स पसंद है तो मैं मॉडल यूनाइटेड नेशंस। तो द अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर एनीबडी। आप जब एक दफा यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हो तो ना वो देख रहे हैं कि आप इंटरनेशनल हो, ना वो देख रहे हैं कि आप लोकल हो। फीस आप शायद फर्क दे रहे हो, बट द the opportunities that are available to each are exactly the same। हर किसी की exactly वही अपॉर्चुनिटी है। फर्क सिर्फ ये है, और ये बहुत बड़ा फर्क है, कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व्हेन वी लैंड, जब हम उस एरिया में जाते हैं तो हमें कुछ 6 महीने लग जाते हैं अपने बेरिंग सीधे करते करते। जो कैनेडियन जो लोकल स्टूडेंट होता है उनके लिए वो एक बैरियर नहीं है, क्योंकि वो वहां से हैं, दे डू नॉट हैव दैट इशू। तो उस बेरिंग सीधे करते करते में जो 6 महीने लगते हैं ना, उसमें आपको 6 महीने बाद समझ आती है कि अच्छा हो क्या रहा है मेरे इर्द गिर्द, व्हाट इज हैपनिंग। तो ये एक चीज होती है, डेफिनेटली मेरे साथ हुई थी, बहुत से और लोगों के साथ होती है, कि आप जब शुरू में आते हो यू आर नॉट यूज्ड टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे आके फिर सिस्टम समझ के कि ये इस तरह होता है, ये इस तरह होता है, ये इस तरह का तरीका है, तो फिर आपको समझ आती है हाउ टू गो अबाउट थिंग्स। और उसमें टाइम लगता है, एंड दैट आई फील इज नेचुरल। मैं किसी को ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि यार जिस दिन लैंड हो ना उस दिन आप बिल्कुल वेल वर्स हो जाए। पर्सनल लर्निंग या लर्निंग कर्व है सर, वो तो इसका हिस्सा है। एग्जैक्टली सही से तो एग्जैक्टली आप बड़े अच्छे से सोशलाइज कर सकते हो और अपनी एक एक्टिव सोशल लाइफ रख सकते हो। एग्जैक्टली 100%। और एक इसमें पॉइंट और है बिलाल, कि जो कैनेडियन लोग हैं जनरली, वो कनाडा एज अ कंट्री इज अ कोल्ड कंट्री, ठंड है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ठंड होती है। तो काफी। जो उनको थोड़ा काफी तो उनको जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है ड्यूरिंग द समर ना, उसमें आउटडोर बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जो विंटर है उसमें फिर विंटर स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है। तो आउटडोर दे जो मैंने देखा है यहाँ पे जो कैनेडियन लोग हैं, वो कहते हैं कि हमने बाहर एक्टिविटी करनी है, और ठंड उनको नहीं रोकती। फॉर एग्जाम्पल जब ठंड हो जाती है ना, तो वो कहते हैं चलो स्कीइंग करते हैं या स्नोबोर्डिंग करते हैं। तो वो एक स्पोर्ट है, एक शौक है, जिसमें 3 साल के बच्चे को, अब मैं पहले दफा जब एक स्नोबोर्ड करने गया हूँ तो मैं
एक तो शर्म भी आ रही है कि नहीं आती स्नोबोर्डिंग, गिर भी रहे हो, और एक छोटा सा 3 साल का 4 साल का बच्चा प्रो लेवल पे आपके सामने जा रहा है, तो वो उस एज से ही वो अपने बच्चों के अंदर वो चीज डालना शुरू कर देते हैं। मैं तो एक्चुअली वो सेम एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, सेम फीलिंग। आप कहते हो यार ये बच्चा मेरे से अच्छा कैसे गा रहा है। एग्जैक्टली वो जिस लेवल पे जा रहे होते हैं बच्चे, और आप अपने आप को देख रहे होते हो, और आप नीचे गिरे होते हो, ऊपर जमीन तारे नजर आ रहे होते तो आप दो चार हैं। फोटोएं ले लेते हो, ठीक है, और आप कहते हो कि हाँ यार स्कीइंग एग्जैक्टली करके आए। बस स्कीइंग हो रही है, इंस्टा पे स्की हो रही है। अच्छा, तो साद भाई काइंडली ज़रा बताइएगा कि ऑन एवरेज मंथली लिविंग एक्सपेंसेस कितने हैं और पार्ट टाइम जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल भी। मतलब नॉन टेक्निकल से मुराद है कि पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह हो गई, आपकी और जॉब्स हो गई, ताकि बंदा अपने आप का जो मंथली खर्चा एटलीस्ट उसे फाइनेंस कर सके। ओके, तो बिलाल, जो लिविंग एक्सपेंस है ना, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे हो ऑब्वियसली। कनाडा के अंदर, आपकी लोकेशन किधर है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि यार यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में अगर मैं रह रहा हूँ और मैं टोरंटो के करीब हूँ, तो मेरी लिविंग एक्सपेंस क्या है, और अगर उसी सवाल को हम टर्न कर दें यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन में, तो $1000 पर मंथ का फर्क आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज रेंट, अब इसमें दो चीजें हैं। पहले जब आप आते हो तो आप कहते हो कि यार मैं ऑन कैंपस रहूं या ऑफ कैंपस रहूं। अब डिसीजन आपके पास है कि आप कहते हो कि क्योंकि ऑन कैंपस विल ऑलवेज बी मोर एक्सपेंसिव देन ऑफ कैंपस। मुझे नहीं पता यूरोप में क्या है, बट यहाँ पे ऑफ कैंपस हमेशा सस्ता है, ऑन यहाँ तो ऑन कैंपस। कैंपस वाला कोई सीन ही नहीं ना। अच्छा ठीक है, हाँ। यहाँ पे ऑफ ऑन कैंपस इज एक सुपर एक्सपेंसिव, ऑफ कैंपस जो है वो अफोर्डेबल अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू ऑन कैंपस। तो वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब उसमें ट्रेड ऑफ आपने क्या देखना है। जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो ना, तो आप यूनिवर्सिटी को सीखना चाहते हो, आप लोगों से मिलना चाहते हो। आप जब ऑफ हम्म। कैंपस रहते हो तो आप अलहदा हो जाते हो। हम्म। ठीक है, ये मैंने एक्सपीरियंस इसलिए समझ में आया क्योंकि जो मेरे फर्स्ट ईयर में जो दोस्त ऑफ कैंपस रहे वो डिस्कनेक्टेड थे। हाँ तो ऐसा ही वो है। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट मेरे नजर में एटलीस्ट फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर। पहला साल आप कैंपस पे रहो ताकि आप दोस्त भी बनाओ, अच्छे तरीके से सबके साथ रहो, आपको यूनिवर्सिटी समझ आए, कम्युनिटी बिल्डिंग हो। सेकंड ईयर में आपने जिधर जाना है आप पहले जाओ, कोई इशू नहीं है। बट वो ट्रेड ऑफ है कि यार मैं $500 या $400 बचाऊं महीने का, लेकिन फिर मेरा ट्रेड ऑफ ये है कि मैं डिस्कनेक्टेड हूँ। ऐसा डिस्कनेक्ट क्योंकि आप जाते हो, क्लास अटेंड करते हो, वापस आ जाते हो। हम्म। जब आप यूनिवर्सिटी भी ऊपर हो तो कोई, ओ यार वहाँ इवेंट हो रहा है, आजा वहाँ चलते हैं, हाँ। ओ यार आज खाना खाते हैं कैफेटेरिया में, तो यू आर कंसिस्टेंटली मीटिंग विद न्यू पीपल। हाँ, और उन्हीं ठीक है, तो लोगों को वो एक बार ट्रेड बार ऑफ आप है। देखते रहते हो। मैं ये मेंशन करना चाहूँगा कि यूरोप में तो हमारा ऑन कैंपस वाला कोई सीन ही नहीं ना। आप अपनी आपने प्राइवेट अकोमोडेशन में रहना होता है, या इवन जो सिटीज़ की तरफ से अकोमोडेशन होती है वो भी जस्ट स्टूडेंट हॉस्टल्स होते हैं। लेकिन जब मैं एक्सचेंज पे था यूएस में, तो वहाँ पे ऑन कैंपस वाला सीन था, आप बार बार लोगों से मिल रहे हो। और वहाँ पे यस, पहले साल में कंपलसरी था इवन फॉर अमेरिकन। ठीक है। एग्जैक्टली, यही बहुत लाइक यू सेड, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो पहला साल है ना, हम्म। दैट इज क्रिटिकल। अगर आप पहला साल गुजार लेते हो, पहले साल की जो दोस्तियां हैं वो फिर आगे चलती हैं, आपको समझ आ जाती है, तो वो एक डेफिनेटली मैं चीज बोलूंगा। तो ओवरऑल कमिंग बैक टू एक्सपेंसेस, जो अगर आप, डिपेंड करता है कि आपको लिविंग कैसी चाहिए। अगर आप कहते हो कि यार मैं एक 4 बेडरूम अपार्टमेंट के अंदर एक बेडरूम लेता हूँ, तो मैंने 500 450 to $500 पे भी मैं रहा हूँ। ठीक है, हम्म। जिसके अंदर आपका एक घर है या एक अपार्टमेंट टाइप है, जिसमें 4 कमरे हैं, 2 वॉशरूम है, और आपके साथ और लोग रह रहे हैं, 2-2,500 आपका टोटल रेंट होगा, जिसमें आप कोई 500 525 यूटिलिटीज वगैरह सारा कुछ मिला के आप दे रहे हो। 500 तक ग्रोसरीज, आई वुड से, अगर आप उसी, अब होता ही है कि आप ग्रोसरीज अगर अकेले करोगे तो ज्यादा पड़ेगा, अगर आप 4 दोस्तों के साथ रह रहे हो तो इट देन गेम चेंजर हो जाता है, पैसे बच जाते हैं। कम्युनिटी, वही बात है, दोस्त भी अच्छे बन जाते हैं। तो आपको डिपेंड देखना है कि आपने किस तरह की लाइफ गुजारनी है, क्योंकि मैं दोनों दोनों लाइफ्स को समझ चुका हूँ यहाँ पे। कि एक मेरे साइड ऑफ फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं यार हम अकेला रहना चाहते हैं क्योंकि हम अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम अपना हेड स्पेस के अंदर हैं। दूसरे कहते हैं यार पाकिस्तान वाला हिसाब रखते हैं, हम्म। सारे इकट्ठे रहते हैं, रौला डालते हैं, मजा करते हैं। ठीक है, हम्म। दूसरे कहते हैं यार मेरे से यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया जाता। और दोनों गलत नहीं है। हम्म। यू हैव टू बी टॉलरेंट एंड मतलब यू हैव टू एक्सेप्ट कि अगले अगला किस तरह सोच रहा है। वो बुरा अच्छा। इंसान नहीं है अगर वो आपके साथ रहना नहीं चाह रहा, शायद वो अपने पे फोकस करना चाह रहा है। तो वो एक आपकी चॉइस है कि आप किस तरह रहना चाहते हो। तो 500, अगर आप किसी के साथ 4 लोग रह रहे हो, बट अप टू 1200-1500 पर मंथ लेकिन अगर आप ऑन कहते एवरेज 500-600 में आप गुजारा कर सकते हो।
आप अगर आपको एक कमरे के अंदर, अगर आपको है कि आप 4 लोग एक कमरे के अंदर, 4 बेडरूम हाउस के अंदर एक रूम आपका है, $500 में आपका रेंट हो जाता है। $100 आप ग्रोसरी के लगा लो, $600 और फोन, एक्स्ट्रा करिकुलर सारा कुछ कर के आई वुड से 1000-1200 के अंदर आपका ये जो लिविंग का एक्सपेंस है ये पूरा हो सकता है। दिस इज ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस कंप्लीटली डिफरेंट होता है, क्योंकि कनाडा में एक बड़ी अजीब चीज थी जो मुझे नहीं समझ आती थी, वो ये थी कि अगर आप उनके कैंपस पे रह रहे हो तो आपको उन्हीं का मील प्लान भी लेना। अच्छा, ऑप्शनल होता है अक्सर। हाँ। एग्जैक्टली वो फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल नहीं है, सेकंड ईयर में ऑप्शनल हो जाता है। फर्स्ट ईयर में ऑप्शनल नहीं है तो वो फिर आपको वही स्वाइप वो कार्ड के अंदर वो लोड कर देते हैं हाँ। और फिर आप वहीं यू हैव टू गो देयर। तो वो आपको महंगा पड़ता है, क्योंकि आप खाना जब अपना बनाते हो घर पे अच्छा। तो आपको डेफिनेटली आपके पैसे ज्यादा बचते हैं। सही। तो ये ज़रा काइंडली बताइएगा कि ये जो आपने एक्सपेंसेस बताए हैं, इन्हें पार्ट टाइम जॉब करके टेक्निकल जॉब्स भी अवेलेबल हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में किसी प्रोफेसर के साथ आप कर सकते हो, लेट्स से एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप एज अ डिज़ाइनर काम कर सकते हो, या बाहर किसी कंपनी के साथ, या और जॉब से आप मंथली ये एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हो? ठीक है, गुड क्वेश्चन। तो इसमें 2 चीजें और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज ये है कि पार्ट टाइम जॉब्स आपको अवेलेबल हैं और आप काफी हद तक अपना खर्चा निकाल सकते हो। आई वुड से 60 to 70% आप अपना खर्चा निकाल सकते हो। पार्ट टाइम जॉब्स क्या अवेलेबल है? फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी के अंदर जॉब है। सबसे सुकूनदेह जॉब मेरे ख्याल में जो है वो लाइब्रेरी के अंदर है, क्योंकि पैसे वो अच्छे देते हैं और लाइब्रेरी में आपने बैठ के करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों को कोई अगर इशू है वो करना है और आप साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो। मुझे अनफॉर्चुनेटली वो जॉब नसीब नहीं हुई। अच्छा। तो मैंने जो हमारे यूनिवर्सिटी का जो कैफेटेरिया था उसमें एज अ लाइन कुक बर्गर फ्राइज पिज्जा ये वो बना के भी काम किया। तो क्यों? क्योंकि आपको एक्सपीरियंस लेना है, चाहे वो जिस तरह का भी एक्सपीरियंस हो, आपको एक्सपीरियंस लेना है कि यार यहाँ की वर्कफोर्स काम कैसे करती है। एक पाकिस्तान की वर्कफोर्स है, वो पाकिस्तान के तरीकों से काम करती है। अगर आप यहाँ पे आके सीख नहीं सकते, चाहे वो एक लाइन कुक की जॉब है, चाहे वो एक मैकेनिकल डिजाइनर की जॉब है, देयर इज अ वर्क एथिक। एक एरिया के अंदर एक वर्क एथिक होता है, उस वर्क एथिक को आपने फॉलो करना सीखना है। मेरे अंदर वो नॉलेज नहीं थी। अगर मुझे वो नॉलेज मिल रही है कहीं से, वो नॉलेज मैं 100% हासिल करने की कोशिश करूंगा। तो वहां मैंने मेरा जो पहली जो मेरा ख्याल है जो मेरी पार्ट टाइम जॉब थी वो ये थी कि आई वर्क एज अ लाइन कुक और कैशियर, और वो पूरा एक जो उनका जहाँ पे आप फ्राइज भी बना रहे हो और सब कुछ कर रहे हो, जो कैफे होता है यूनिवर्सिटी का, तो वहां पे भी मैंने काम किया। एक्सट्रीमली टफ जॉब, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस तरह की आदी नहीं जॉब होते आप पाकिस्तान में इस सब के? आदि ही नहीं हो। एग्जैक्टली, यू आर नॉट यूज टू इट। ठीक है, तो वो मैंने की थी बिल्कुल, और बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस, लाइक वेरी वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस। इसमें फास्ट पेस जॉब है, आप मतलब यू आर ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा था, मजा आया। तो नॉन टेक्निकल जॉब्स टू आंसर योर क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आप कर सकते हो। कोई मेरा दोस्त सबवे पे, अब उसमें टेक्निकलिटी ये है कि अगर आप स्टूडेंट हो तो आप 20 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकते। सेम है। ठीक है, 20 घंटे ज्यादा काम नहीं कर सकते अगर आप स्टूडेंट हो। लेकिन अब कनाडा के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे कोऑप प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, मेरी डिग्री 4 साल की थी, मैं ग्रेजुएट 5 में हुआ, क्योंकि मैंने किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के साथ ही कोऑप प्रोग्राम मैंने कर लिया। कोऑप प्रोग्राम में आपकी डिग्री 1 साल ज्यादा हो जाती है, लेकिन बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू हैव अबाउट 18 to 20 months ऑफ वर्क एक्सपीरियंस लाइंड अप, जो आपको आगे नौकरियों में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो जब आप कोऑप आपने कोऑप में रजिस्टर किया हो तो आप फुल टाइम काम कर सकते हो अपने ऑफ्स, जब आप सेमेस्टर पे नहीं होते, उसमें आपको टेक्निकल जॉब्स मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जो मैंने 8 महीने का पहला मेरा कोऑप था, आई वाज वर्किंग एज अ जूनियर मैकेनिकल डिजाइनर इंटर्न, जिसके अंदर मैं मैकेनिकल फर्म के साथ एचवैक सिस्टम्स को डिजाइन करता था। तो वो मेरी कोऑप जॉब थी जो मैंने की थी मई 2014 से लेके दिसंबर 2014 तक, आई थिंक। या तो वो 8 महीने आई कुड वर्क फुल टाइम। मैं पूरे 40 घंटे अ वीक आई कुड वर्क विदाउट एनी इशू, कोई मसला नहीं। अब वो जो जॉब होती है, अब उसके अंदर आप अगर सेविंग कर लो तो आपका खर्चा निकलेगा ही निकलेगा, फॉर श्योर, क्योंकि वो आपको मिनिमम वेज पे आपने लाइन कुक नहीं लगे हुए। एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंटर्न हो, लेकिन आप एक डिजाइनर इंटर्न हो, तो वो आपको पे भी उसी तरह ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी
दूसरी कोऑप लगी और ये आफ्टर मैंने जाना था ऑयल एंड गैस के अंदर। पुराने ख्वाब होते हैं हर इंसान के। 15 दिन काम करेंगे, 15 दिन छुट्टी मारेंगे। एग्जैक्टली तो मैं पाकिस्तान, मेरे पास ऑयल एंड गैस एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं पाकिस्तान से होके पाकिस्तान में मैं इंटीरियर सिंध में एक जगह है खास खेली के नाम से, उधर मैं शलम बच्चे के साथ मैंने इंटर्नशिप की, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे अगर रेज्यूमे पे एक मल्टीनेशनल की एक्सपीरियंस आ जाता है तो मैं उसको यूज कर लूंगा। मैं वापस आया, मैंने अप्लाई किया, तो मुझे फिर हस्की एनर्जी यहाँ पे है, उनके साथ 8 महीने की कोऑप मिल गई। अब उस 8 महीने की कोऑप के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आवरली रेट दैट आई वाज अर्निंग एट दैट टाइम वाज $35 एन आवर, अच्छा, माशाल्लाह। विच इज वेरी गुड। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हारे क्वेश्चन के साथ लिंक करना चाह रहा हूँ कि अगर आप $35 एन आवर कमा रहे हो ना, और अगर आपने लिविंग एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख रहे हो, तो आपने अपने अगले सेमेस्टर की लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर ली, मैनेज कर लिए। आप मैनेज कर लोगे। तो मेरी एडवाइस, जो भी बंदा अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं, इफ यू आर अप्लाइंग टू कनाडा फॉर एन अंडरग्रेड प्रोग्राम, स्पेशली इंजीनियरिंग जैसे फील्ड के अंदर, आपने कोऑप करना ही करना है। बहुत दफा लोग कहते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यार, मैं जब हस्की में जॉब कर रहा था, मेरी 8 महीने की कोऑप थी। कोऑप आप एक्सटेंड करा सकते हो। मेरे बॉस ने मुझे कहा यार तू 16 महीने कर ले मेरे साथ, 8 महीने और कर ले। मैंने घर वालों से बात की, मैंने कहा यार ये मुझे 8 महीने उन्होंने और दे दिए, और मुझे जवाब डायरेक्ट यही मिला कि भाई ग्रेजुएट करो। और अब मैं वापस रिवाइंड करता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर इफ इट वाज इन माय हैंड्स, मैं कभी भी मैं वो एक्सपीरियंस जरूर लेता। क्योंकि जब आप ग्रेजुएट कर रहे होते हो ना, और जब आपकी एक्सपीरियंस ये है कि जी 16 महीने यहाँ पे काम किया, 8 महीने यहाँ पे, अगर आपके पास 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस प्रायर टू ग्रेजुएटिंग है, यू विल बहुत नॉट हैव इम्पोर्टेंट है। यू विल नॉट हैव अ टफ टाइम फाइंडिंग वर्क इन कनाडा एटलीस्ट। तो जो भी अंडरग्रेड के लिए अप्लाई कर रहा है, आप कोऑप प्रोग्राम्स देखो, आप उन कोऑप प्रोग्राम्स के अंदर अपने आप को एनरोल कराओ। 4 साल के बजाय बिल्कुल 5 साल लगेंगे, लेकिन वो 5 साल आपको, वो बेहतर है कि जी मैं 4 साल के बजाय विदाउट एक्सपीरियंस निकला हूँ और साल में नौकरी ढूंढता रहा, सही वो सही साल सही। उतने में पूरा हो जाएगा। साजिद, मैं कहूँगा कि सो फॉर मैं कहूँगा कि ये वन ऑफ दी बेस्ट सेशन है, बहुत इन्फॉर्मेटिव। और ये है कि इन बातों का आपको एज अ स्टूडेंट पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में बैठे आइडिया ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल मुझे ये था कि यार जो हमको आपको कहते हैं यहाँ पे वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है कि आप एज एक कंपनी में काम करते हो, मैं भी अपना सारा मास्टर्स के दौरान करता हूँ और आप अच्छा अर्न भी कर रहे होते हो। लेकिन जब मैं यूएस में था अभी एक इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे हमारे साथ कॉप्स थे, तो बड़ी डिटेल में मैंने उनसे पूछा कि यार ये तो बड़ी नई चीज़ है मेरे लिए। तो उनकी भी यही थी कि यार एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आपने 6 माह एक जगह लगा, एक डिपार्टमेंट में लगाने हैं, 6 माह आपने एक डिपार्टमेंट में लगाने हैं। टोटल उनकी 3 होते थे, 3 रोटेशन थी। और सही सही उसके सही। बाद एंड पे हाई चांसेस थे कि ये कंपनी उन्हें हायर कर लेती है। सेम कंपनी, यस, बिल्कुल ऐसा ही है, 100% ऐसा ही है कि हाई चांसेस होते हैं कि वो ही कंपनी आपको वापस हायर कर ले। तो इसीलिए द कोऑप प्रोग्राम, तो मैं इस पे इससे ज्यादा एम्फसाइज कर ही नहीं सकता, इट्स एक्सट्रीमली क्रिटिकल। सही सही सही, बहुत आला। लास्ट हमारा पॉइंट है करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर ग्रेजुएशन। ओके, तो करियर अपॉर्चुनिटीज, आई थिंक पिछले वाले पॉइंट से मैं ही उसी को कंटिन्यू करूंगा कि अगर आपके पास किसी तरह का भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आप कहते हो कि यार मैंने चौका मारा, मैं 4.2 जीपीए हूँ और मुझे अब नौकरी चाहिए, तो आपको एक टफ टाइम फेस होगा। पहली बात, आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हो जो कि पोस्ट ग्रेड पीजीडब्ल्यूपी उसको यहाँ पे बोलते हैं, पोस्ट ग्रेड वर्क परमिट पे हो आप। यू आर नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट, यू आर नॉट अ सिटीजन ऑफ द कंट्री। ऑटोमेटिकली आप एक डिसएडवांटेज पे हो। जो ये कहता है कि हम डिसएडवांटेज पे नहीं है, आई डू नॉट बिलीव दैट। एक डिसएडवांटेज है जिसमें आप एक फॉरेन वर्कर पे अप्लाई कर रहे हो। और ये कितने अगर साल वो के लिए, कितने अरसे के लिए मिलता है आपको ये 3 साल रेजिडेंट? के लिए, 3 3 साल के लिए, थ्री बहुत बहुत ईयर्स लंबा है यार ये तो। और यार वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये मुल्क आपको कह रहा है कि आप आए, क्योंकि 3 साल रुको का भाई, देते हैं। यहीं रुको तुम लोग। हाँ, नहीं जाना कहीं भी। 3 साल का परमिट देते हैं आपको। 1 साल बाद अगर आपका फुल वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो आप पीआर के लिए अप्लाई करो, वो हम अगले में डिस्कस करेंगे। तो दैट इज द की, जिसके अंदर जो वर्क एक्सपीरियंस है, लाइक मैं यही कहूंगा कि आपको वो कोऑप करनी है। अगर आप कहते हो कि यार मेरे एकेडमिक्स तो बहुत अच्छे थे, मैंने सिर्फ एकेडमिक्स किया, यहाँ पे अगर आपके पास आप एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल नहीं हो, तो आपको जॉब वाले नहीं हायर करेंगे। इफ यू डू नॉट हैव कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, दे विल नॉट हायर यू। चाहे वो वर्क एक्सपीरियंस एक वॉलमार्ट पे एज अ कैशियर है, एज एज अ लाइन कुक ऑन योर
यूनिवर्सिटी उसे भी कैफेटेरिया वैल्यू करते हैं। 100% वैल्यू करते हैं, बिल्कुल वैल्यू करते हैं, क्योंकि आप ये कह सकते हो कि यार, मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने जिस जगह पे काम किया अपने कैफेटेरिया के अंदर, मैं अपने ट्रांसफरेबल्स के लिए कह सकता हूँ कि आई वर्कड इन हाई पेस्ड एनवायरनमेंट, जिसके अंदर मैंने एक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स इतने इस रेट पे मैंने मैनेज किए। इट इज बेटर टू से, क्योंकि a lot of times people don't put this as their experience, और मे बी 10 साल बाद आपको ना डालना पड़े या 6 साल बाद आपको ना डालना पड़े, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे हो, ये आपका वर्क एक्सपीरियंस है यार, आप बिल्कुल वर्क एक्सपीरियंस को डालो, 100% आपको डालना चाहिए। तो कमिंग बैक टू दिस, आपको वो एक्सपीरियंस हर हालत में लेना है कनाडा के अंदर आके। अगर आप इस सोच में हो कि मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी और मैं सिर्फ पढ़ाई करके आई एम गोइंग टू गेट डन विद, बट मैं चौका मारना है और मैं नौकरी मुझे मिल जाएगी, ये आपकी भूल है। You have to work in Canada in some capacity, non-technical, technical, of course, technical preferred, because आपके connections बनते हैं, आप उन connections को फिर utilize करके अपनी interviews secure करके आप अपनी job करते हो। तो 100% I think कि career opportunities are there। अब इसमें मेरे example के अंदर a lot of times people say कि यार हमने अगर engineering की है तो हम we have to do engineering, हमें engineering ही करनी है। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, और मेरे केस में कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मेरा शौक था ऑयल एंड गैस, मैंने ऑयल एंड गैस की इंटर्नशिप्स की, ऑयल एंड गैस की कोऑप की, ऑयल एंड गैस के उसी प्रोग्राम में गया इंटरव्यू में, आई आई डिड द इंटरव्यू, और मैं इंटरव्यू के बाद निकला और मैंने कहा कि यार मैंने दुनिया फतह कर ली है, मैं इतना मेरा अच्छा इंटरव्यू हुआ था, इट वाज फैंटास्टिक, और मुझे वो पोजीशन नहीं मिली, आई डिड नॉट गेट इट। एंड एट दैट टाइम ऑयल क्रैश कर गया था, ऑयल वाज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एट दैट टाइम, ठीक है। तो मेरे लिए एक डिसीजन था कि यार यही करना है, क्या करना है, और अलोंग द लाइंस मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है विच इज नोवेयर नियर इंजीनियरिंग, क्लोज टू इंजीनियरिंग भी नहीं है, बट आई वाज लाइक ये कैसी कंपनी है जो अप एंड कमिंग है दुनिया में, यू नो दे आर रेवोल्यूशनाइजिंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, आई वांट टू गिव इट अ शॉट। तो मेरी एडवाइस ये है कि अगर आपने इंजीनियरिंग में, अगर आपको शौक है, आप करो इंजीनियरिंग यार, आपका यू नो यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, आप 100% उस जगह पे फोकस्ड हो, आप टेक्निकल जॉब्स करना चाहते हो, आपकी दैट्स योर चॉइस। बट आई जस्ट वांट टू से टू एवरीवन कि इट इज नॉट रिटन इन इंक कि यार मैं इंजीनियर हूं तो मैंने इंजीनियरिंग की ही जॉब करनी, दिस इज नॉट द केस। मैं ये कहूँगा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है, इसलिए कि ये शो करता है कि यार आप एनालिसिस कर सकते हो सिचुएशन का, और आप एजाइल हो, फ्लेक्सिबल हो, ठीक है, और हालात के मुताबिक आप अपने आप को डाल लेते हो। एग्जैक्टली, सो ट्रू, मतलब एंड दैट इज वाई। और मजे की बात ये हुई कि जब मैंने अपनी जॉब शुरू की और मैं वहां पे गया, तो इट वाज एन कम्युनिटी ऑफ इंजीनियर्स, तो मैं खुद परेशान कि यार क्यों। तो फिर मैंने अपने बॉसेस और अपने बॉसेस के बॉसेस से बात पूछी कि यार आप लोग इस रोल में इंजीनियर्स को क्यों लेते हो, क्योंकि उन्होंने, उनका जवाब था ये आगे से कि बिकॉज यू पीपल आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्वर्स हो, तुम लोगों को किसी पोजीशन के अंदर भी डाल दो, तुम लोग उस चीज को सॉल्व कर लोगे। तो इंजीनियरिंग स्किल इज नॉट नेसेसरीली अ टेक्निकल कि जी इसी चीज को मैंने, इस डक्ट को साइज करना है, मैंने इस चीज को डिजाइन करना है, बट आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप हो रही हैं जो आपको, आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते ये सारे इंजीनियर्स के लिए है, ये सुन लो और खुश हो जाओ, ठीक है। तो तीर मारे आप लोगों ने इंजीनियरिंग करके, सही। तो ये हो। जो करियर साइड है, ठीक है, साद भाई की जॉब वाली, वो एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने माशाल्लाह बड़े अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर दिया। तो नहीं, डेफिनेटली दिस वाज सो गुड, मैं ये दिस वाज, मुझे बहुत मजा आया, और मैं चाहता हूँ कि मतलब ये जो दीज सीरीज दैट यू डू, इससे बहुत ज्यादा फायदा है लोगों को। अ लॉट ऑफ पीपल लाइक यू सेड, नहीं वो एक्सपोजर नहीं है, नहीं पता होता कि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो आई थिंक व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एंड और कीप इट आइडिया अप। ही नहीं होता, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये है कि जो आपकी सारी गुफ्तगू से भी आइडिया है कि यार आपको एक बिगर पिक्चर मिलती है, कि फॉर एग्जांपल कि बंदा ये वीडियो देखता है पाकिस्तान में बैठा हो, उसे ऑलरेडी पता है कि यार मैंने अपना सारा बैचलर्स, लेट से मैं कनाडा जाता हूँ, मैंने किस तरह से कैरी करना है अपने आप को, अपनी प्रोफाइल कैसे कैरी करनी है, जॉब वाली साइड को भी माइंड में रखते हुए, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को भी माइंड में रखते हुए, ठीक है, बिगर पिक्चर आप देख सकते हो। तो साथ भाई दोबारा कहूँगा बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो ज़िंदगी के मज़ीद मुद्दों को समझने और देखने के लिए देखते रहें ज़िंदगी के मुद्दे। अल्लाह हाफ़िज़। मच।